आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। ये देखेंगे कि ये करेक्शन अभी कितनी गहरा सकती है या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। मार्केट पे पूरा आउटलुक लेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस की बात करेंगे और एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मेरी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो बना सकूं। बट मुझे ऐसा लगा कि ये वक्त ऐसा है जहां पे आप ये लोग जरूर जानना चाहोगे कि मैं इस मार्केट की करेक्शन को लेके क्या सोच रहा हूं और मेरा क्या ओपिनियन है। इसलिए बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो करेक्शन है, पहली बात तो आप समझिए कि ये हमारे अननोन नहीं थी। अगर आप मेरे जून जुलाई की वीडियो से ही देखोगे तो हम एक बात कर रहे थे कि ये साल के एंड में एक करेक्शन आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगला साल हमें एक बहुत बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है। हमेशा दोस्तों याद रखना, एक करेक्शन के बाद ही आपको ट्रेंड मिलेगा। ये मार्केट सीधी सीधी रेखा में सीधा सीधा 7,500 से सीधा मुंह उठा के 18,500 तक गई। ये सीधा सीधा चल नहीं जा सकती। इन बिटवीन एक करेक्शन होनी चाहिए थी ताकि हमें एक नई मजबूती मिले और एक नया ट्रेंड हो। अब जब भी कोई करेक्शन होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए कोई न्यूज की जरूरत होती ही है। बिना किसी न्यूज के मार्केट ऐसे 10% नहीं गिर सकती। तो ये जो कोरोना वायरस की जो न्यूज आई है, ये जो नया वेरिएंट आया है ओमनिकॉन, शायद से उसका नाम ओमनिकॉन है, कल ही उसका नाम रखा गया है ओमनिकॉन। ये दोस्तों एक न्यूज थी जिसने इस करेक्शन को ट्रिगर किया। तो मेरे ख्याल से ये करेक्शन बहुत हेल्दी करेक्शन है इस मार्केट के लिए और जिसको होना ही चाहिए था। तो अगर हम निफ्टी का एक चार्ट देखते हैं और अगर आप इतना पैनिक कर रहे हो तो मैं आपको एक चार्ट के जरिए समझा देता हूं कि निफ्टी में क्या हुआ है। ये देखिए निफ्टी का एक चार्ट है। अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पूरा ट्रेंड है ये 7,500 से करीब करीब 18,500 तक गया और इन बिटवीन अगर आप देखोगे कोई भी सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं है। मैं आपको अगर लगा के बताऊं परसेंटेज टर्म में तो ऑलमोस्ट 150% का राइज आया मार्केट में विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन। और अगर आप देखोगे अब इस मार्केट में टॉप से अगर मैं काउंट करूं, अगर आप टॉप से देखोगे तो ओनली 9% करेक्शन भी है। तो इट्स क्वाइट रीजनेबल। 150% के राइज के बाद अगर आप 9% की करेक्शन से डर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। बिकॉज अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। 10% की करेक्शन, अगर मैं यूएस टर्म में बात करूं तो 10% की करेक्शन को तो यूएस में रनिंग करेक्शन बोलते हैं। रनिंग करेक्शन मतलब ट्रेंड के बीच में ऐसी आती है और चली जाती है। 10 से 20% की जब करेक्शन होती है तो एक्चुअली इसको करेक्शन बोला जाता है और 20% से ज्यादा करेक्शन होती है तो उसको बेयर मार्केट बोला जाता है। तो मतलब यूएस के टर्म में अगर देखा जाए तो एक्चुअली करेक्शन तो हुई भी नहीं है, इट्स ओनली 9%। तो दोस्तों अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज वीडियो तो मैं बहुत कम बनाता हूं लेकिन मार्केट पे जो व्यू रहता है मेरा वो मैं बिल्कुल वहां पे अपडेट करता रहता हूं। तो उससे बिल्कुल आप बेनिफिट पा सकते हो। जैसे मैंने वेंसडे को एक बात बोली थी वहां पे कि अगर हम 17,550 के ऊपर क्रॉस करके अगर टिक गए तो आप मान के चलो कि ये बॉटम लग चुकी है और यहां से हम निकल जाएंगे। और अगर 17,550 के नीचे हम लोग आए तो एक बार हम लोग रीटेस्ट कर सकते हैं। 17,200 का लो भी ब्रेक हो सकता है और 17,100 तक हम आ सकते हैं। ये वेंसडे को मैंने अपडेट किया था, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसे चेक कर सकते हैं। तो हुआ दोस्तों ऐसा कि थर्सडे के दिन हम 17,550 के आसपास तो गए बट उसके ऊपर हम टिक नहीं पाए और फ्राइडे को तो पूरी न्यूज वगैरह आ गई और हम वहां से गिर गए। तो अपने व्यू के हिसाब से अभी तक मेरा ऐसा पर्सनली मानना था कि एक बार 17,100 के आसपास या 17,000 के आसपास इस करेक्शन को यहां से बॉटम कर लेना चाहिए और यहां से ऊपर चले जाना चाहिए। अभी भी दोस्तों मेरा व्यू यही है। अगर आप चार्ट पे देखोगे ये एक्चुअली फ्राइडे को जो हुआ वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ, इतना मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि 17,100 के आसपास हम समझ जाएंगे बट मार्केट ने थोड़ा सा झटका और दिया और हम करीब करीब 17,000 के आसपास आ गए। और जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी अभी बता रहा है उस हिसाब से तो हम करीब करीब और 100-150 पॉइंट नीचे खुलने वाले हैं। मतलब बोल सकते हो आप 16,900 के भी नीचे हम खुल सकते हैं। तो अगर आप चार्ट को देखोगे प्योरली चार्ट तो आपको यहाँ पे डेली चार्ट पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ये देखिए, एक इसका ये शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये इसका शोल्डर है। तो अगर आप यहां से यहां तक इसका टारगेट मानोगे, इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का टारगेट मानोगे तो वो टारगेट करीब करीब
वो टारगेट करीब करीब ये लेवल के आसपास आ जाएगा, मतलब आप बोल सकते हो 16,700 के आसपास इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनेगा, जो कि आपको दिख रहा है कि अभी 17,000 है। अगर 200-300 पॉइंट नीचे चली जाती है निफ्टी तो ये लेवल के आसपास पहुंच जाएगी, जो कि इसका लेवल है। अगर दोस्तों सिर्फ आप चार्ट को देखोगे, अगर आप सिर्फ चार्ट को देखोगे ना, तो जो मेजर सपोर्ट इसका बनता है वो बनता है ये वाला लेवल, जो कि है 16,000 के आसपास, 1600 पॉइंट ऊपर नीचे। और अगर आप यहां से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा दोगे, पूरा मूव ये यहां से चालू हुआ था, तो आप देख सकते हो इसका जो 61% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो भी 16,000 के आसपास आ रही है। मतलब अगर आप सिर्फ मेरे को ये प्लेन चार्ट दोगे और मेरे को आप बोलोगे कि भाई इसकी करेक्शन कहां तक एंड हो सकती है, तो इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से तो इसकी करेक्शन 16,700 के आसपास खत्म हो सकती है। और अगर मैं सिर्फ प्लेन चार्ट देखूं तो मेरे हिसाब से इस करेक्शन को 16,000 के नीचे तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। ये प्लेन चार्ट के हिसाब से व्यू है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न 16,700 और प्लेन चार्ट के हिसाब से इस करेक्शन को 17,000 16,000 के आसपास आना चाहिए। इससे नीचे मैं जाता हुआ इसको नहीं दिख रहा। अगर आप इस करेक्शन को 16,000 के आसपास भी मानते हो तो टॉप से कितना होता है, ये देखिए। अगर हम मान लेते हैं कि ये करेक्शन 16,000 के आसपास भी आ जाती है, तो टॉप से अगर आप देखोगे तो ये करेक्शन सिर्फ और सिर्फ 15% की होती है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है, 15% की करेक्शन एक्चुअली बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रोवाइडर उसके पीछे 150% का राइज है। तो ये सब चीजें मार्केट में हो सकती है, कभी भी हो सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब आप अगर मेरे से पूछोगे मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं 16,000 के लेवल फिलहाल निफ्टी पे नहीं देख रहा हूं। मैं आपको क्लियर कर दूं, चार्ट के हिसाब से 16,000 लेवल आ सकते हैं, बट अगर मेरा पर्सनल व्यू आप पूछोगे तो मैं फिलहाल ये जो 16,000 है, मैं 16,000 आते हुए निफ्टी को नहीं देख रहा हूं। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये करेक्शन को 17,200 के आसपास एक बार खत्म हो जाना चाहिए था, उसके बाद बाउंस आना चाहिए था। थोड़ा हम एक्स्ट्रा गिर चुके हैं, अब ये जो बिकॉज ऑफ दिस कोविड की न्यूज की वजह से थोड़ा हम एक्स्ट्रा गिर चुके हैं। अब जो आगे का मेरा व्यू बन रहा है उसे आप ध्यान से सुनिए। मंडे के दिन, अभी एक्चुअली ये सब प्रेडिक्शन है, बिकॉज ये कोविड का जो नया वेरिएंट आया है, पहले तो अगर मैं कोविड के नए वेरिएंट पे बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सब लोग ज्यादातर वैक्सीन ले चुके हैं। और इनफैक्ट जब लास्ट टाइम कोविड आया था तो लोगों ने कितना इग्नोर किया था इस चीज को, इतना इग्नोर किया था। कई कितने सारे केसेस बढ़ने के बाद रेस्ट्रिक्शन लगाए थे कि बाहर के लोग ट्रैवल नहीं आ नहीं सकते, ये नहीं जो भी है फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ बहुत देरी कर दी थी। इनफैक्ट ये जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये तो कल कल उसका नाम रखा गया है। और आज उसके एक न्यूज भी आई है कि फाइजर वगैरह वाले बोल रहे हैं कि एक आध महीने में हम लोग का जो वैक्सीन है वो ये जो वेरिएंट है इसको टैकल करने के लिए तैयार है। प्लस जो साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट मिला है वहां से रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है, ट्रैवल बैन वगैरह कर दिया। इनफैक्ट इसका मतलब है कि इस तरीके की चीजों के लिए वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, द वर्ल्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ वेरिएशंस। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से बहुत कुछ होने वाला है। और एक सिंपल सी बात है, मार्केट सेम चीज की वजह से, सेम रीजन की वजह से कभी भी बहुत ज्यादा नहीं गिरती। मतलब जो कोविड का रीजन मार्च 2020 में आया था उसकी वजह से जितना फॉल हुआ है, मेरे को नहीं लगता अब उस रीजन की वजह से बहुत ज्यादा गिरने वाली है। तो अब यहां से रहा सवाल ये कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो नीचे में अगर मुझे आप बोलोगे तो मंडे में पता नहीं अभी क्या ये डेवलपमेंट हो रही है, क्या न्यूज आ रही है, बिकॉज इसको मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी पता नहीं। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि मंडे में जो पहले घंटे का लो लग चुका है, लगेगा, वो मेरे ख्याल से वो लो दिसंबर का लो बन जाएगा। अभी तक देख के ऐसा लग रहा है। ठीक है, मंडे को जो पहले घंटे का जो लो लगेगा, बिकॉज मंडे को तो जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है शायद हम लोग गैप डाउन हो, और उसके बाद एक घंटे के अंदर जो लो लगेगा वो मेरे ख्याल से आगे के पूरे एक महीने के लिए रहेगा। और वहां से एक बार हम बाउंस लेने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही ये लेवल कंफर्म हो जाते हैं, ये जो कैंडल है इसके ऊपर आप बोल सकते हो, ये जो फ्राइडे की कैंडल है, जैसे उसके ऊपर हम चलने लगेंगे 17,400 के आसपास अगर हम चलने लगेंगे, तो आप फिलहाल के लिए मान सकते हो कि शॉर्ट टर्म का बाउंस बन चुका है। तो फिर एक बार मैं आपको कंडीशन रिपीट कर देता हूं। मंडे को जो भी पहले घंटे में आपका लो लगेगा, वो हम मान के चलेंगे कि वो पूरा लो दिसंबर के लिए है। अब मंडे में क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास? मंडे में एक तो अगर कुछ बहुत सारे खराब डेवलपमेंट हो चुकी होगी ये ओवर अ वीकेंड, बिकॉज मैं तो न्यूज ट्रैक नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैं तो ट्रैवल कर रहा हूं, तो अगर बहुत सारी खराब अगर न्यूज आ चुकी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मंडे तो गैप डाउन होगा।
और गैप डाउन होकर हम नीचे निकल लेंगे। तो अगर पहले घंटे का लो कट गया तो आप मान लो कि 16,000 आपको दिखना है, ठीक है। अगर पहले घंटे का लो कट गया तो जो भी लगा रहेगा 16,900 800 जो भी है, अगर वो कट जाता है तो कहीं ना कहीं हम 16,000 की तरफ बढ़ेंगे। और अगर पहले घंटे के लो को एक घंटे के लो को सस्टेन कर लिया और तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाली जर्नी को रिज्यूम करेंगे। तो ये दोस्तों मेरा व्यू ये है कि जो स्टार्टिंग का एक घंटे का लो रहेगा वो मार्केट बचा लेगी और उसके बाद एक अपवर्ड जर्नी हमारे को यहाँ पे मिलने वाली, एक बहुत बड़ा बाउंस यहाँ से आने वाला है। तो ये फिलहाल दोस्तों व्यू है। और अब एक इसमें प्लस पॉइंट अपने लिए क्या हो गया कि अगर आप देख रहे थे कि यूएस में जो डॉलर टेपरिंग की बात चल रही थी, प्लस जो स्टिमुलस पैकेज को वापस नहीं देने की बात हो रही थी, अब कहीं ना कहीं इसकी वजह से, ये जो वेरिएंट की वजह से ऐसा हो जाएगा कि स्टिमुलस पैकेज फिर अनाउंस होगा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अगर नहीं भी अनाउंस होगा तो कम से कम उसको कम नहीं करेंगे, टेपरिंग वगैरह नहीं होगी, तो इसकी वजह से लिक्विडिटी बनी रहेगी। और वही जो पहले से हमारा लॉजिक है, अगर निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे आती है तो इस मार्केट में लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं डालने के लिए, ठीक है। और क्लियर व्यू है कि भैया मार्केट यहाँ पे लोगों को पैसा देना नहीं चाहती, पैसा कमाना देना नहीं चाहती। तो अगर लोग नीचे करेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा भी बनता है कि भाई अगर नीचे आ जाएगी तो सब लोग ले लेंगे, है ना। और उसके बाद इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं आने वाली है। अगर मार्केट ने लो कार्ड भी दिया तो अल्टीमेट टारगेट विल बी 16,000। और अगर पहले घंटे का लो मार्केट बचा के निकल लेती है तो एक बार आप ये लेवल के बाउंस के लिए तैयार हो जाइए, बहुत बड़ा बाउंस। मतलब अगर 17,300 ऊपर जाता है तो ये लेवल का बाउंस आपको आ सकता है कम से कम 18,200 तक, उसके ऊपर भी जा सकता है 18,300 तक। उसके बाद फिर हमको करेक्शन करनी है, उसके बाद हमको फिर करेक्शन करनी थी। एक बात आप ये समझ लीजिए, मैं ये बिल्कुल बात नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कि हम यहाँ पे जो बॉटम लगा देंगे और उसके बाद जो ऊपर निकल जाएंगे वो बॉटम फाइनल बॉटम है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि आप क्लियर यहाँ देख सकते हो ये जो चीज भी है ना, मतलब कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें बॉटम लगा लेंगे और वी शेप में रिकवरी करके सीधा सीधा इस हाई को काट के सीधा सीधा निकल देंगे, तो फिलहाल मुझे वो भी नहीं लग रहा। क्योंकि ये जो चीज भी है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद रेस्ट करना जरूरी है। इसका मतलब है प्राइस वाइज करेक्शन के बाद टाइम वाइज करेक्शन भी जरूरी है। तो भले निफ्टी जो बॉटम यहाँ पे लगा लेगा, ठीक है, जो मंडे का जो वन आवर का जो लो रहेगा वो अगर निफ्टी लगा भी लेगा, ठीक है, तो भी आप बोलोगे ये हाई सीधा कट जाए, इसका चांस कम है। तो ये जो पूरी करेक्शन है तो ये बेसिकली वन आवर का लो और ये वाला हाई, ये जो है ना, ये रेंज निफ्टी के लिए आगे के लिए कम से कम 2 से ढाई महीने के लिए बन जाएगी। इसका मतलब है आप मान लो पूरा दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी कई कुछ हद तक इस पूरी रेंज में मार्केट घूमती रहेगी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये देखिए, ये जो रेंज है आपकी, ये जो रेंज है, इस तरीके की रेंज यहाँ पे निफ्टी आगे बना सकती है। अब इस रेंज में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, हर बार जब लो बनता था, ये देखिए, पहले मार्केट ऐसे गिरी, उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस लिया। एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ स्टोरी यहाँ पे रिपीट हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट्स थोड़े ज्यादा कम ज्यादा होंगे। जैसे अगर आप ये देखोगे इस रेंज की जो करेक्शन है, अब यहां से देखोगे ये करीब करीब 13,600 है, और ये देखोगे आप सॉरी, हाँ 13,600, ये जो जो मूव है, इस टाइप की करेक्शन आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब मार्केट एक बार नीचे गिरेगी, उसके बाद बाउंस लेगी, और ये जो बाउंस है वो आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसके हाई के आसपास है या थोड़ा नीचे है। तो इस तरीके से हाई लेगी और मार्केट इसके हाई को नहीं काट पाएगी, फिर ये नीचे आएगी, इसके लो के आसपास आएगी या लो से थोड़ा नीचे आएगी, फिर बाउंस लेगी, इस हाई को नहीं काट पाएगी, फिर नीचे आएगी, इसके लो को काट देगी, फिर ऊपर जाएगी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कुछ एक रेंज बन सकती है। तो उस हिसाब से मार्केट को एक बाउंस लेना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए, फिर एक बार गिरना चाहिए। तो ये कुछ एक ओवरऑल कहानी मैं आपको बता रहा हूं। बट फिलहाल आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में देखिए ये सिर्फ अभी प्रेडिक्शन है, बिकॉज अब चार्ट के हिसाब से बहुत कुछ नहीं बचा, काफी चीजें न्यूज फ्लो के हिसाब से भी चलेगी। अब कुछ बहुत ज्यादा अगर ये वीकेंड्स पे कोरोना वायरस फैल गया, तो ये जो न्यू वेरिएंट फैल गया ओमनिकॉन, तो फिर तो भैया कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल जो मुझे अभी लग रहा है उसके हिसाब से मैं बता दूं आपको कि एक बार जो पहले घंटे का लो जो रहेगा वो यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। उसके बाद मार्केट एक बार बाउंस लेगी 17,350 के आसपास, अगर सस्टेन कर गई तो वहां से एक अपमूव मिलेगा जो आपको 18,100 200 के आसपास तक लेके जाना चाहिए। ये एक कहानी हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि ये इसका एक पहला फेज था जिसमें मार्केट पूरी गिरी,
दूसरे फेज में मार्केट ने बाउंस लिया और उसके बाद फिर हो सकता है मार्केट गिरे या जो भी हो, उसकी कहानी आगे करेंगे। और अगर आप देखते हो कि भैया मार्केट ने मंडे को ही धाराशाही हो गई, पहले घंटे का लो कट गया, तो आप मान के चलो फिर 16,000 आना है आपका, और 16,000 अगर आ गया तो फिर यहां से एक करेक्शन भी बढ़ने वाली है। तो ये कुछ कहानी थी। अब आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, एक सिंपल सी आप बात समझो। इतने सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं, सर हम ये शेयर काट दें, वो शेयर काट दें। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है तो आपको बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं, चुपचाप सो जाओ 2 महीना। आपको याद होगा, मैं जुलाई के आसपास जो मेरे वीडियोस थे उसमें मैं आपको यही बोलता था, सबसे अच्छा काम है पोर्टफोलियो को देखो मत और सो जाओ 2-3 महीना, 4 महीना, देखो ही मत। आज भी आपको यही बोल रहा हूं, ठीक है। आज पोर्टफोलियो को देखना बंद कर दो। जब आप 3-4 महीने बाद पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो इसी लेवल के या इसके ऊपर ही पाओगे। रोज आप देखोगे तो आप बहुत पैनिक करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे बाउंस भी बहुत बड़े लेवल के आएंगे। जैसे अगर आप कल को काट देते हो अपना पूरा माल, ठीक है, आपने पूरे स्टॉक्स काट दिए ना, क्योंकि उसके बाद भी जो बाउंस आएगी वो 18,100-200 के आसपास तक आएगा। तो आप फिर बोलोगे यार नीचे मैंने छोड़ दिया, ऊपर आप 18,100-200 के आसपास फिर ले लोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार करेक्शन खत्म हो चुके, फिर वो गिरेगा नीचे। तो इस दौरान इतना ऊपर नीचे होगा ना कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे। और ऑब्वियस सी बात है, कैश का पोर्टफोलियो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम लोग ये 10-15% की करेक्शन को नजरअंदाज करते हैं, है ना। क्योंकि अगर 10-15% की आप करेक्शन देख रहे हो भैया, फिर तो आपको इस मार्केट में काम करने का कोई हक ही नहीं है, सही बोलूं तो। क्योंकि फिर तो यार अगर आप इतनी भी करेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते, तब तो फिर दुनिया का हर इंसान इस मार्केट में ही काम करता ना, चाय वाला, पान वाला, दूध वाला, है ना। तो ये करेक्शन तो होती ही है, पार्ट ऑफ गेम है। इसीलिए हो रही है कि भाई आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों के पास जो स्टॉक्स हैं उनको लिया जाएगा और उसके बाद मार्केट अपने आप को एक बड़े अप ट्रेंड के लिए तैयार करेगी। तो कैश वाला पोर्टफोलियो है तो मेरे ख्याल से आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, सो जाओ, ठीक है, 3-4 महीना सो जाओ, देखो ही मत उसको। क्योंकि अल्टीमेट फिर आपको एक वीडियो मैंने जो बनाया था, निफ्टी 50,000 जाएगी 2025 तक, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसको चेक कर लीजिए। तो निफ्टी 50 एक्चुअली मैं 50,000 देख रहा हूँ 2025 तक। तो उस दौरान ये सब छोटा मोटा काम तो चलता रहेगा। अगर आपके अच्छे स्टॉक्स हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खराब स्टॉक है तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छे एक बाउंस अगर आपको मिलते हैं तो उसमें निकल जाओ और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करो। देखो प्रॉब्लम किसको भी है ना, इस फॉल में प्रॉब्लम किसको भी है, प्रॉब्लम सिर्फ उसी को भी है ना जो जो जिनको पता ही नहीं कर क्या रहे हैं, जो 17,000, 17,500, 18,000 कहीं पे भी इस मार्केट में चढ़ गए, इनको एक तो प्रॉब्लम भी है ना। और दूसरी प्रॉब्लम उनको भी है ना जिनके पास जितनी उनके संभालने की ताकत है उससे ज्यादा उनके पास क्वांटिटी है, लिवरेज पोजीशन है ना, फ्यूचर की पोजीशन है। अब किसी के पास मेटल सेक्टर वगैरह में कोई पोजीशन होगी तो 9-10% स्टॉक्स गिरे हैं। अब एफएनओ का एक लॉट भी होगा तो 10% तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, M2M ब्रोकर ही काट देगा। तो जिनके पास एफएनओ की पोजीशंस है, लिवरेज पोजीशंस है ना, या किसी से उधार का पैसा लेके लगाया मार्केट में, दिक्कत सिर्फ उनको है। या जो बहुत ऊपर लेवल पे चढ़े, दिक्कत उनको है। जो नीचे से चढ़े हुए हैं 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, उनको क्या प्रॉब्लम है ना। आप ये सोचोगे कि यार मैं पोर्टफोलियो में नुकसान देख ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप अगर ये सोच लो एक बार मैंने अपने पोर्टफोलियो में 50% गेन देख लिया, तो भाई वो 50% ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता इस मार्केट में। 50% का गेम आपका गेन जो रहेगा वो 40%, 30% आएगा। आपको वो नुकसान देखना पड़ेगा और फिर वहां से वो मार्केट चलेगी और वो आपको 50% का 30% वहां से हो जाके एक टाइम ऐसा आएगा जब 100% बनेगी। तो ये दोस्तों ये मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है। आप ये मत सोचो अगर मैंने कोई स्टॉक का प्राइस 1,000 देखा तो वो 1,000 से नीचे आना ही नहीं चाहिए, वो आएगा 800 तक, 700 तक और फिर ऊपर चलेगा। तो आपके जो पोर्टफोलियो में अगर आपको लॉस दिख रहा हो तो आप बात समझिए, वो लॉस सिर्फ नोशनल लॉस है, वो लॉस आपने बुक नहीं किया है। जिस दिन आपने उस लॉस को बुक कर दिया वो एक्चुअल लॉस है आपका। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी ताकत है 2-5 दिन आप इस वॉलेटिलिटी को हैंडल करो, क्योंकि ये जो मेरे ख्याल से अभी जो फेज हुआ है, ये जो लेग मारी है, ये 2-4 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा जो भी होना है, ठीक है। अगर मार्केट ने 2-4 दिन में हो जाएगा मेरे ख्याल से काम। अगर मार्केट ने बेस बना के मंडे का जो लो रखा है, या मंडे को एक डोजी कैंडल बन जाए और ट्यूसडे को एक अपसाइड मूव चालू कर दे और वेडनेसडे को उस मूव को बढ़ा दे, है ना, मंडे को एक गैप डाउन करके, या अगर गैप अप हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। गैप अप हुआ इसका क्या मतलब है मंडे का कि भाई
वीकेंड्स पे अच्छी खबरें आ चुकी हैं। मुझे नहीं पता क्या अच्छी आई क्या बुरी आई है, बिकॉज हम तो भाई चार्ट को फॉलो करते हैं, तो अगर अच्छे आए होंगे तो चार्ट में दिख जाएगा। तो मंडे को अगर छोटा सा गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, सस्टेन कर लेता है, ट्यूसडे को अपमूव चालू होता है, वेडनेसडे को अपमूव बढ़ जाता है, तो भैया ये तो अपने लिए आइडियल सिचुएशन है। और अगर बहुत ज्यादा खराब हो चुका होगा वीकेंड पे, तो भी 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा, है ना। 2-3 दिन 4 दिन में मार्केट 16,000 तक आ जाएगी फिर, है ना। तो भाई जो भी होना है अगले वीक में होना है। बट वही बात है, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो आपको लॉस बुक करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग है तो आपका स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी हिट हो चुका होगा, आई अज्यूम। अगर आप ट्रेडर हो तो मार्केट में सीख समझ के काम कर रहे हो, तो आपके स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी हिट हो चुके होंगे, आप बाहर निकल चुके होंगे। अगर इन्वेस्टर हो, M2M का लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अच्छे स्टॉक्स हैं, जिस तरीके से गिरा है ना उसी तरीके से बाउंस आएगा, ठीक है। बहुत शार्प होने वाला है, जो भी होने वाला है बहुत शार्प होने वाला है। तो मेरे ख्याल से डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज क्वाइट नॉर्मल। 10% की करेक्शन होनी थी तो रीजन तो चाहिए था, बिना रीजन के तो हो नहीं सकता, ये रीजन आ गया। एक और मसला जो आ रहा है मेरे सामने वो है एफआईएस की सेलिंग, ठीक है। लोग बोल रहे हैं एफआईएस कंटिन्यूअसली बेचते जा रहे हैं। अब एक बात समझिए, ठीक है, एफआईएस कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं। अब अगर एफआईएस कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं, वो क्यों बेच रहे हैं? एफआईएस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर। अब फॉरेन इन्वेस्टर के पास आप सोचिए कि कितने सारे ऑप्शन है। इंडिया एक अकेला मार्केट थोड़ी ना है, वर्ल्ड मार्केट में तो कहीं पे पैसा डाल सकते हैं। तो एफआईएस बेच रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि यहां से निकाल के कहीं और डालेंगे पैसा, बट ये जो गोरे बाहर जा रहे हैं इनको आना फिर अपने पास ही पड़ेगा। जो पैसा यहां से जाएगा उनके कंट्री में क्या है बताइए? उनके कंट्री में जीरो इंटरेस्ट रेट चलता है, इन्फ्लेशन है नहीं, ग्रोथ है नहीं, तो जाएंगे कहां? इनको आना फिर यहीं पे। तो एक डेटा के हिसाब से ये एफआईआई जो सेलिंग कर रहे हैं, जो 1 लाख करोड़ की सेलिंग मेरे ख्याल से अप्रैल से अभी तक हो चुकी है, एक डेटा के हिसाब से वो पैसा इंडियन मार्केट से अभी तक बाहर गया ही नहीं है। तो एक अच्छी खबर आपको बता रहा हूं, वो पैसा इंडियन मार्केट से बाहर गया ही नहीं, वो पैसा प्राइमरी मार्केट में लगा है, आईपीओज वगैरह में लगा हुआ है, डेट फंड में। तो जो पैसा इक्विटी मार्केट से बाहर निकला हुआ है, जो आपको दिख रहा है एफआईएस की हेवी सेलिंग, वो एक्चुअली पैसा बाहर गया ही नहीं है, वो सिर्फ हमें दिख रहा है बाहर गया है। वो सब पैसा प्राइमरी मार्केट में डेट फंड वगैरह में है, वो पैसा फिर इधर आएगा। उनके ऑप्शन नहीं, क्या करेंगे? अपनी कंट्री में थोड़ी ना जाएंगे जहाँ पे 0% इंटरेस्ट रेट है, जहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है। आना तो भैया इंडिया को है। तो डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आप अपनी पोजीशन को अच्छे से होल्ड कीजिए, इंटैक्ट रहिए। ज्यादा सेक्टर की बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि बाउंस लेंगे तो सभी बाउंस लेंगे, गिरेंगे तो सभी गिरेंगे। बट फिर भी जैसे कोविड की सिचुएशन आती है, सबसे पहला जो सेक्टर रेडी होता है चलने के लिए वो फार्मा सेक्टर है, बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास से बाउंस लेने को तैयार है, इस पे आप ध्यान रखिए। मेटल सेक्टर मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मेटल सेक्टर में हमने देखा कि ये जो कैंडल बनी, वो मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था एक बाउंस यहीं से लेगी, बट अब एक अगर बाउंस ले चुका है, गिर चुकी है, तो बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। बैंकिंग अगर ओवरऑल आप देखोगे तो बैंक निफ्टी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा जिस हिसाब से कैंडल है, बट सपोर्ट के आसपास है। प्लस अगर आप उसके स्टॉक्स देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं चलने के लिए तैयार है। तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से ओवरऑल सेक्टर्स वगैरह भी ठीक है, उन पे ज्यादा बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे, गिरेंगे तो सब गिरेंगे। तो ये मेरा पूरा व्यू है। इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखिए अच्छे से, बहुत ज्यादा बातें बताई है मैंने, और उसके हिसाब से देखते। जरूरत पड़ी तो टेलीग्राम वगैरह पे मैं अपडेट कर दूंगा चीजों को जो मुझे ठीक लगे, क्योंकि ये तो सब कैसा ये सब एक हमने कोशिश की है एक ओवरव्यू, एक अपना कंक्लूजन निकालने की। बट भैया ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये सब कोविड से रिलेटेड क्या न्यूज आती है, तो पूरा चांस है, इसलिए मैंने कुछ सिचुएशन आपको बताइए। सो लेट्स सी आगे चीजें कैसे पैन आउट होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। आई होप यहाँ से रिवर्सल हो जाए ताकि हम सब लोगों के पोर्टफोलियो बचे रहे। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।